हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल थिंक आईएएस वर्ल्ड। सो गाइस, आज हम शुरू करने वाले हैं। इससे पहले जो है हमने 9th क्लास की पूरी केमिस्ट्री का जो चैप्टर था उसको हमने कर लिया है। लगभग सभी एमसीक्यू क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। आज हम बायोलॉजी की तरफ जो है बढ़ते हैं, बायोलॉजी के एमसीक्यू करते हैं। तो देखिए दोस्त, जो चैप्टर है हमारे पास है जीवन की मौलिक इकाई। तो देखिए दोस्त, आज हम इसी प्रश्न से अपना चैप्टर शुरू करते हैं। आखिर जीवन की मौलिक इकाई है क्या, और जीवन की जो मौलिक इकाई का मतलब क्या है। इन प्रश्नों से हम इस चैप्टर के अंदर घुसेंगे, क्योंकि अगर आपके अंदर प्रश्न क्लिक कर रहे हैं, क्या, क्यों, कब, कैसे, इस प्रकार के प्रश्न अगर आपके दिमाग में क्लिक कर रहे हैं, तो मतलब आप विषय को समझने के करीब हो, आप विषय को समझना चाहते हो। तो देखिए दोस्त, शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर एक क्या कह रहा है? निम्नलिखित जीवों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित जीवों पर क्या विचार करना है? नंबर 1 है अमीबा, कवक, बैक्टीरिया और पैरामीशियम। देखिए, हमारे पास जो है ऑप्शन दिए हुए हैं। नंबर 1 है अमीबा, नंबर 2 है कवक, और नंबर 3 है बैक्टीरिया, और नंबर 4 है पैरामीशियम है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं आखिर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो सकता है। तो देखिए दोस्त, उपयुक्त जीवों में से कौन सा से बहुकोशिकीय जीव है? उपयुक्त जीवों में से कौन सा क्या है? बहुकोशिकीय जीव है, यानी कि मल्टी सेलुलर जीव है। कथन एक क्या है? केवल एक और दो, केवल दो, केवल एक और चार, केवल एक, तीन और चार। तो देखिए दोस्त, इनमें से सही कौन सा होगा? सही होगा, देखिए दोस्त, इनमें से सही कौन सा होगा? केवल बी आंसर हमारा सही होगा। बी कैसे? बहुकोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय नहीं, यहाँ पर बहुकोशिकीय की बात हो रही है, मल्टी सेलुलर की बात हो रही है। और जितने भी जीव हैं, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये सब क्या है? एक कोशिकीय है। तो देखिए दोस्त, हम इसकी व्याख्या पर चर्चा करते हैं। आखिर इसकी व्याख्या क्या कहती है? क्या कहती है? ऐसे जीव जिनमें केवल एक ही कोशिका पाई जाती है उन्हें एक कोशिका यानी कि यूनिसेलुलर जीव कहते हैं। जिनमें क्या एक कोशिका मिलती है उनको क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर यानी कि एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे अमीबा हो गया, क्लेमाइडोमोनास हो गया, पैरामीशियम हो गया, बैक्टीरिया एक कोशिकीय जीव के क्या है? उदाहरण है। ये सब क्या है? एक कोशिकीय जीव के उदाहरण है। ऐसे ही ऐसे जीव जिनमें अनेक कोशिकाएं समाहित होकर विभिन्न कार्यों को संपन्न करने हेतु विभिन्न अंगों का निर्माण करती है, उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे कवक, फंजाई, पादप, जंतु, या हम जो है हो गए हैं, तो हम क्या है? बहुकोशिकीय जीव के अंतर्गत आएंगे। क्योंकि हमारे अंदर जो है बहुत सारी कोशिकाएं हैं, और बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर क्या करती हैं? अंगों का निर्माण करती हैं, और वही अंग जो है अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। कोशिकाओं से मिलकर उत्तक बनता है, उत्तक से जो है अंग बनता है, अंग से अंग तंत्र बनता है, अंग तंत्र से मिलकर क्या बनता है? शरीर बनता है। तो इस प्रकार से क्या होता है? जिस प्रकार से ईंट ईंट से जो है मकान बनता है, उसी प्रकार से जो है कोशिकाओं से मिलकर जो है हमारी शरीर का निर्माण होता है। और जो दूसरा क्या कह रहा है? प्रत्येक बहुकोशिकीय जीव एक कोशिका से ही विकसित हुआ है। जो प्रत्येक बहुकोशिकीय जीव है वो किससे? एक कोशिका से ही क्या हुआ है? विकसित हुआ है। इस प्रक्रिया में कोशिकाएं विभाजित होकर अपनी ही जैसी कोशिकाएं बनाती हैं। जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं, एक कोशिका से ही विकसित हुआ है। इस प्रक्रिया में कोशिकाएं विभाजित होकर अपनी जैसी कोशिकाएं बनाती हैं। इस प्रकार सभी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही उत्पन्न होती हैं। इससे प्रकार जो है, जो नई कोशिका बनेगी वो किससे? पूर्ववर्ती कोशिका से ही उसका क्या होगा? निर्माण होगा। बहुकोशिकीय जीवों में इस प्रकार से होता है। अगर यह प्रक्रिया नहीं होती तो हमारी लंबाई नहीं बढ़ती है कि नहीं? तो हमारी लंबाई भी नहीं बढ़ती। तो लंबाई बढ़ने का जो है ये कारण है कि जो कोशिकाएं होती हैं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से क्या होती हैं? विभाजित होती हैं, और विभाजित होती हैं तो वृद्धि पाई जाती है, जो सजीवों का क्या है? एक विशेष लक्षण है। तो देखिए दोस्त, अभी हमारे पास दे रखा है यहाँ पर, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। आखिर खोज कब और किसने की? हमारे पास सूची 1 आविष्कार, सूची 2 आविष्कारक, यानी कि आविष्कार किसने किया और आविष्कारक कौन है।
तो हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्त, सबको मालूम है, अगर आप चैप्टर पढ़ोगे या आपने चैप्टर नहीं भी पढ़ा होगा तो ये चीज तो सभी को मालूम होती है कि कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। ठीक है, कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। और सर्वप्रथम तालाब के जल में स्वतंत्र कोशिका या जीवित कोशिका की खोज किसने की? एबी ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है दोस्त, और जो है केंद्रक की खोज किसने की? केंद्रक की खोज की रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने। और ब्लैक रिएक्शन की खोज किसने की? कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी ने क्या किया? ब्लैक रिएक्शन की खोज की। अब हम इसकी व्याख्या पर चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिए दोस्त, बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया जाएगा, मस्त मग्न होकर आपको बताया जाएगा। अगर आप जरा सा भी ध्यान दोगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एनसीईआरटी को लेकर जो आपकी समझ आज तक थी वो जरूर बिल्डअप होगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। तो इसके कूट दिए गए हैं, आखिर इन कूटों में से कौन सा सही है? तो हमने देखा, हमने जो है अभी तक जो किया था तो उसमें जो है ये बी वाला कूट जो है बिल्कुल सही बैठता है, क्योंकि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की, ब्लैक रिएक्शन की खोज कैमिलो गोल्जी ने की, यानी कि डी का क्या है? 3। तो डी का 3 किस में? इसी में है, तो इसका मतलब ये सही है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं आखिर इसकी व्याख्या क्या कहती है। तो देखिए दोस्त, इसकी व्याख्या कहती है कोशिका की जो खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। कब की? 1665 में। ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिका का पता लगाया था। ल्यूवेनहॉक ने ही बैक्टीरिया की खोज की थी। किसकी? बैक्टीरिया की खोज की थी। इन्हें सूक्ष्म जीवी का पिता कहा जाता है। ये बहुत बहुत जरूरी यहाँ पर पॉइंट हो जाता है। क्या? सूक्ष्म जीवी की, यानी कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसको कहेंगे? एबी ल्यूवेनहॉक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी व जीवाणु विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी इन्हीं को कहा जाता है, एबी ल्यूवेनहॉक। तो आई होप आप समझ गए होंगे, ये जो है बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए हो जाता है। और रॉबर्ट ब्राउन ने कब? 1831 में। रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1831 में कोशिका के केंद्रक का पता लगाया। 1665 में कोशिका का पता लगा, तो देखिए कितने समय बाद, लगभग 1831 में जो है इन्होंने जो है केंद्रक का पता लगाया। तो बहुत समय बाद जो है केंद्रक का पता लगाया, धीरे 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 जो है केंद्रक का पता लगाया। आज बायोटेक्नोलॉजी जो है इतना बिल्डअप कर गई है कि बायोटेक्नोलॉजी के बारे में भी आपको कभी बताएंगे विस्तार से। कैमिलो गोल्जी ने अकेली तंत्रिका एवं कोशिका संरचनाओं को अभिरंजित अभिरंगित अभिरंगित यानी कि स्टेनिंग की क्रांतिकारी विधि प्रदान की थी। इस विधि को क्या कहते हैं? ब्लैक रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। इसे बाद में गोल्जी उपकरण यानी गोल्जी का यानी कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स के रूप में कहा गया। जो गोल्जी बॉडी होती है कोशिका के अंदर, सन 1906 में इन्हें सेटियागो रेमोनी कजाल के साथ संयुक्त रूप से तंत्र की संरचना पर कार्य करने के लिए क्या दिया गया? नोबेल पुरस्कार दिया गया। कब? 1906 में। 6 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो देखिए दोस्त, इसकी व्याख्या जो है बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाती है। इसमें हमने समझा कि आखिर कोशिका की खोज कब की, क्या हुआ, विस्तार से हमने इस चीज को समझने की कोशिश करी। तो आज आगे बढ़ते हैं। अब हमको बताना है कोशिका के अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोशिका के अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारे पास कथन दिए गए हैं, इन कथनों पर हमको विचार करना है। अगर जितना ध्यान से आप क्वेश्चन पढ़ोगे, क्योंकि एक प्रश्न का सही उत्तर वही होता है जो उस प्रश्न का सही उत्तर होता है। अगर आप ध्यान दोगे तो प्रश्न के अंदर ही उस प्रश्न का सही उत्तर निहित होता है। जेई पुरकिंजो कौन है? जेई पुरकिंजो ने कोशिका में
स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य कहा, यानी कि प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। एम स्लाइडिन तथा टी स्वान का संबंध कोशिका सिद्धांत से है। तो हमें बताना है निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है। ऑप्शन ए है हमारे पास केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो, ना तो एक ना ही दो। तो देखिए दोस्त, हमारे पास जो सही आंसर होगा वो केवल एक और दो, क्योंकि जेई पुरकंजनी कोशिका में स्थित जो तरल द्राव था उसको क्या क्या जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म का नाम दिया, और एम स्लाइडिन टी शॉन ने जो है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो अब हम इसकी व्याख्या पर जो है चर्चा करते हैं, आखिर इसकी व्याख्या क्या कहती है, क्योंकि व्याख्या से जो है आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाते हैं, इसलिए व्याख्या से ही जो है हम आपको चर्चा करवा रहे हैं। क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो इस तरह से एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ के भी कोई प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि एक समय के बाद वो भूल जाओगे आप। अगर आपने जो है व्याख्या पढ़ी होगी तो कुछ न कुछ जो है आपको जरूर याद रहेगा। उपयुक्त दोनों कथन क्या हैं, बिल्कुल सही है। जेई पुरकिंजे ने 1839 में कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थों को जीव द्रव्य नाम दिया था, परंतु जीव द्रव्य की खोज किसने की? डुजार्डेन। ये बहुत जरूरी यहाँ पर हो जाता है, नई चीज हमको यहाँ पर मिली, डुजार्डेन द्वारा की गई थी। पुरकिंजे ने केवल नाम दिया जो लिक्विड पदार्थ था, लेकिन जो जीव द्रव्य की वास्तव में खोज की वो किसने की? डुजार्डेन द्वारा की गई थी। दो जीव वैज्ञानिक, एक था एम स्लाइडिन और एक था टी श्वान, इन्होंने क्या किया? कोशिका सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया। अब कोशिका सिद्धांत क्या कहता है? कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी आखिर कहती क्या है? इन्होंने जो है कोशिका सिद्धांत के विषय में बताया। इस सिद्धांत के अनुसार सभी पौधे तथा जंतु कोशिकाओं से बने हैं। सभी पौधे या जंतु क्या है? कोशिकाओं से बने हैं। यही सेल थ्योरी यही कहती है जो जीवन की क्या है? मूलभूत इकाई है। इन्होंने कहा कि जीवन की मौलिक इकाई क्या है? कोशिका है। ब्रिचो एक दूसरे साइंटिस्ट हुए। ब्रिचो ने कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया और उन्होंने बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलकर बनती है। मतलब जो नई कोशिका का निर्माण होगा वो पूर्ववर्ती कोशिका यानी कि जो पहले की कोशिका होगी उससे उस कोशिका का निर्माण होगा। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। प्यार प्यार से समझने की कोशिश कीजिए, हर एक चीज़ समझ में आ जाती है, क्योंकि हम इंसान हैं, हमारी प्रवृत्ति है सीखना, और तो हम हर एक चीज़ समझ में आ जाती है। केवल जो है ध्यान देना होता है, ध्यान से हर चीज़ को समझने की कोशिश करिए। कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका में उपस्थित जो प्लाज्मा झिल्ली होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन निम्नलिखित में से किससे या किन से निर्मित होती है? जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वो किससे निर्मित होती है? नंबर एक है प्रोटीन, नंबर बी है वसा, बी है ऑप्शन बी है वसा, सी लिपिड, और डी ए और सी दोनों। तो देखिए दोस्त, ए और सी दोनों, क्योंकि प्रोटीन लिपिड दोनों से क्या होती है? इसका निर्माण होता है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा डी। तो देखिए दोस्त, इसकी जो है व्याख्या पर चर्चा कर लेते हैं। इसकी व्याख्या जो है जरा सी है, छोटी सी है। क्या क्या कहती है? प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है? लचीली होती है, लिपिड तथा प्रोटीन जैसे कार्बनिक अणु से मिलकर बनी होती है। अब कोशिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब कथन क्या है, इन पर जो है हमको चर्चा करनी है, विचार करना है। विचार तभी कर पाएंगे अगर हम ध्यान देंगे, और ध्यान दीजिएगा तो अच्छे से अच्छे प्रश्न जो है सॉल्व हो जाएंगे। कोशिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है? कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली वर्णात्मक पारगम्य, सिलेक्टिविटी प्रेम्बल होती है। कोशिका में जल और गैसों का आवागमन विसरण तथा परासरण के माध्यम से होता है। परासरण द्वारा जल ग्रहण की प्रक्रिया जीवित एवं मृत दोनों में पाई जाती है। जीवित एवं मृत दोनों में पाई जाती है। दोनों में क्या होती है? संपन्न होती है। जीवित या मृत दोनों में क्या होती है? संपन्न होती है। तो ध्यान दीजिए दोस्त, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही कथन सही है? केवल एक और दो,
केवल 2 और 3, केवल सी, केवल 3, केवल 1, 2 और 3। तो देखिए दोस्त, इसका जो सही आंसर होगा वो, अगर हम एलिमिनेशन से अगर इस प्रश्न को हल ढूंढने की कोशिश करें, तो कोशिका में जो उपस्थित जो झिल्ली होती है, उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है? वर्णात्मक झिल्ली होती है या नहीं होती है? तो कथन एक बिल्कुल सही है, वर्णात्मक झिल्ली होती है, पारगम्य होती है, बिल्कुल सही है। कोशिका में जल और गैसों के आवागमन विसरण या परासरण द्वारा होता है, तो ये भी जो है बिल्कुल सही है। परासरण द्वारा जल ग्रहण की प्रक्रिया जीवित एवं मृत दोनों कोशिकाओं में संपन्न होती है। देखिए दोस्त, जीवित तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर मृत भी आ रहा है, तो जरूरी नहीं कि परासरण द्वारा मृत कोशिका में भी हो, लेकिन फिर भी हम इस चीज को जो है व्याख्या सहित जो है इसको समझने की कोशिश करेंगे। मृत कोशिकाओं में वैसे नहीं होता है, जो परासरण की जो क्रिया होती है वो केवल जीवित कोशिकाओं में होती है, मृत कोशिकाओं में नहीं होती है। अब आप यहाँ पर पूछ सकते हो कि देखिए जी, हम जो है किशमिश को पानी में डालते हैं, तो देखिए दोस्त, वो पूर्ण रूप से मृत कोशिका नहीं है, वो क्या है? पार्ट है। ठीक है, मृत मरी कोशिका अभी डेड नहीं है, वो बीज है, अंगूर। या फिर आप जो है अंडे की बात करोगे, तो अंडे के अंदर भी डेड सेल नहीं होती है, बाहर का खोल बेसिक डेड सेल होगा, लेकिन अंदर जो है फिर भी पाने जाता है, तो परासरण की प्रक्रिया उसमें भी जो है निहित होती है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं। अब हम जो समझ चुके हैं कि इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, केवल एक और दो, एक और दो। प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर आने जाने देती है। जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वो कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर जाने देती है, आने जाने देती है। ठीक है, अन्य पदार्थों की गति को भी रोकती है, इसलिए इसे वर्णात्मक यानी कि चयनात्मक, जो चयन करती है कि कौन सा पदार्थ कोशिका के अंदर जाएगा और कौन सा पदार्थ बाहर आएगा, तो इसको कहेंगे पारगम्य झिल्ली। अतः कथन एक क्या है? बिल्कुल सही है। और कथन 2, अब हम इस पर जो है डिस्कशन करते हैं, आखिर कथन 2 में क्या कहता है। कोशिका में गैसों तथा जल के आदान प्रदान, पोषण ग्रहण करना तथा कोशिका के विभिन्न अणुओं को अंदर बाहर गमन सब विसरण के माध्यम से होता है। जल भी विसरण के नियमों के अनुकूल ही व्यवहार करता है। जो जल होता है वो किसके? विसरण के नियमों के अनुकूल क्या करता है? व्यवहार करता है। इस प्रकार से जल के अणुओं की झिल्ली के आर पार आवागमन परासरण कहलाता है। परासरण विसरण की एक क्या है? एक विशिष्ट। परासरण क्या है? विसरण की एक विशिष्ट विधि है। क्या है? एक विशिष्ट विधि है। अब इस विशिष्ट विधि में आखिर है क्या, हम समझने की कोशिश करते हैं। एक कोशिका अवलवणीय जलीय जीव, एक कोशिका अलवणीय जलीय जीव, अधिकांश पादप कोशिकाएं परासरण द्वारा जल ग्रहण करती हैं। जो अलवणीय जलीय जीव होते हैं उनमें से अधिकांश जो पादप कोशिकाएं होती हैं परासरण विधि द्वारा क्या करते हैं? जल ग्रहण करते हैं। पौधों के मूल द्वारा जल का अवशोषण परासरण का एक उदाहरण है। अतः कथन 2 भी क्या है? बिल्कुल सही है, यानी कि जीवित कोशिकाएं क्या करती हैं? परासरण द्वारा जल ग्रहण करती हैं। केवल जीवित कोशिका में ही परासरण द्वारा जल अवशोषण की क्षमता होती है, न कि मृत कोशिकाओं में। मृत कोशिकाओं में क्या होती है? जल ग्रहण करने की क्षमता नहीं होती है। पादप में उपस्थित कोशिका भित्ति सेल वॉल क्या होती है? निम्नलिखित में से किन से या किससे निर्मित होती है? तो देखिए दोस्त, ये सभी को मालूम होता है कि पादप कोशिकाओं में जो पादप कोशिकाओं की यहाँ पर बात हो रही है, तो पादप कोशिकाओं में जो सेल वॉल बनी होती है वो किसकी? सेल्यूलोज की बनी होती है। और हम इसकी जो चर्चा करते हैं इस पर, कोशिका भित्ति पादप कोशिका में उपस्थित होती है। ये भित्ति मूलतः सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज एक बहुत जटिल पदार्थ है। यह पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। देखिए दोस्त, जो हमारे जो पेज भी होते हैं वो भी सेल्यूलोज के होते हैं, क्योंकि वो पादप कोशिकाओं से बने हुए होते हैं, तो वो भी क्या है? सेल्यूलोज के बने होते हैं। और ये क्या करता है? पौधों को क्या करता है? संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है।
कोशिका भित्ति पौधों, कवक तथा बैक्टीरिया की कोशिकाओं बैक्टीरिया की कोशिकाओं द्वारा क्या होता है, कोशिकाओं को अपेक्षाकृत कम तलु विलयन यानी कि अल्प पराशरण दाबी विलयन में बिना फटे बचाए रखता है। कोशिका भित्ति पौधे, कवक तथा बैक्टीरिया की कोशिकाओं को अपेक्षाकृत कम तलु विलयन यानी कि अल्प पराशरण दाबी विलयन में बिना फटे बनाए रखती है। कोशिका भित्ति के कारण, अब हम कोशिका भित्ति के कारण क्या होता है, पादप कोशिकाएं परिवर्तनीय माध्यम को जंतु कोशिका की अपेक्षा आसानी से सहन कर सकते हैं। जो कोशिका भित्ति के जो कारण होते हैं वो पादप कोशिकाएं परिवर्तनीय माध्यम को जंतु कोशिका की अपेक्षा क्या करते हैं, आसानी से क्या कर सकते हैं, सहन कर सकते हैं। अब देखिए दोस्त, हम जो है 7वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एंडोसाइटोसिस का संबंध निम्नलिखित में से किनसे है? अब हम समझने की कोशिश करते हैं आखिर एंडोसाइटोसिस होता क्या है, या एंडोसाइटोसिस का संबंध किससे है। यह किसी कोशिका के बाह्य पर्यावरण में अपना भोजन तथा अन्य ग्रहण करने की प्रक्रिया है। यह क्या है, यह कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपने भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने की क्या है, प्रक्रिया है। यह किसी कोशिका द्वारा अपशिष्ट उत्सर्जन की प्रक्रिया है। यह पादप कोशिका में होने वाला एक रोग है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्त, इसका जो सही आंसर है वो क्या है, ये क्या है, एंडो, जैसे इससे ही पता चल रहा है, एंडोसाइटोसिस नाम से ही पता चल रहा है। एंडोसाइटोसिस क्या होता है, यह किसी कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ को ग्रहण करने की क्या है, एक प्रक्रिया है जो अमीबा में पाई जाती है। अमीबा इसी की सहायता से अपना भोजन ग्रहण करता है। कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है। क्या होती है, लचीली होती है। इसका लचीलापन किसी कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता प्रदान करता है। ऐसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस कहते हैं। अमीबा अपना भोजन इसी प्रक्रिया द्वारा जो है ग्रहण करता है। अगर आपके पास प्रश्न आता है कि अमीबा अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा ग्रहण करता है, तो यह है एंडोसाइटोसिस। ठीक है दोस्त, आई होप आपके समझ में आ रहा होगा, आप ध्यान दे रहे होंगे। आप देखिए दोस्त, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि आप जो है सपोर्ट करोगे तो मनोबल बढ़ेगा। आगे जो है बहुत और बेहतर तरीके से अन्य सब्जेक्ट की भी आपके लिए वीडियो लाई जाएंगी, जैसे उत्तराखंड हो गया, या फिर कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, यूपीएससी से रिलेटेड कोई भी वीडियो आपके लिए जो है बहुत गहनता से अध्ययन करके आपके लिए मॉडिफाई करके जो है वीडियो लाई जाएगी। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जो है प्रमोट कीजिए। अभी आपके सपोर्ट की आवश्यकता है इस चैनल को। अगर आप जितना सपोर्ट करोगे इस चैनल को, उतना ज़्यादा मनोबल बढ़ेगा, उतना ज़्यादा जो है वीडियो अपलोड होती रहेंगी, उतना बेहतर तरीके से आपको बताने की कोशिश किया जाएगा और ऑथेंटिक बातें आपको बताई जाएंगी। कोशिश ये की जाएगी कि सही नॉलेज जो है प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि देखिए दोस्त, उत्तराखंड में बेरोजगारी वैसे भी आपको मालूम है बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग जो है कंपटीशन में आएं। कई लोग ऐसे हैं जो कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं किसी घर की कंडीशन के कारण, तो वो लोग केवल यूट्यूब के ज़रिए अगर उनको अच्छा मैटर मिलता रहे तो वो भी सिलेक्शन ले सकते हैं, वो भी सिलेक्शन पा सकते हैं। तो देखिए दोस्त, नौकरी पाना कोई खेल नहीं है। वर्तमान में जो है आप समझ सकते हैं उत्तराखंड में कितनी बेरोजगारी है, तो आपको गहनता से बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, दृढ़ निश्चय होना पड़ेगा। कोशिका में पाए जाने वाले क्रोमोसोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक कोशिका के केंद्रक में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। अब हमको बताना है कि आखिर क्रोमोसोम कहाँ होते हैं। ये डीएनए तथा प्रोटीन से निर्मित होते हैं। ये आनुवंशिक गुणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। अब हमको बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन बिल्कुल सही है। तो सही कौन सा होगा, केवल एक और दो, केवल एक और तीन, केवल दो और तीन, केवल एक, दो और तीन। अब हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए,
ये केंद्रक में तो उपस्थित होता है, क्योंकि केंद्रक में क्या होता है, डीएनए होता है। और क्रोमोसोम किसका बना होता है, डीएनए और प्रोटीन से निर्मित होता है, ये भी सही है। और ये आनुवंशिक गुणों के लिए उत्तरदायी है, ये भी सही है। यानी कि इसका मतलब जो है, इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। यानी कि डी बिल्कुल सही है। 1, 2 और 3 उपयुक्त सभी कथन क्या है, बिल्कुल सही है। कोशिका में केंद्रक उपस्थित होता है, जिसके चारों ओर केंद्रक के समय छड़ाकार यानी कि रूट शेप दिखाई पड़ते हैं, क्रोमोसोम कहलाते हैं। देखिए दोस्त, इस प्रकार की जो है संरचना होती है क्रोमोसोम की। पैकेटीन अवस्था में जो है क्रोमोसोम इस प्रकार से दिखते हैं। इस प्रकार से क्रोमोसोम की जो है संरचना होती है। तो ये क्रोमोसोम होता है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर आनुवंशिक गुण होते हैं जो क्या होते हैं, माता पिता के डीएनए। डीएनए का पूरा नाम क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का पूरा नाम क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। अम्ल अणु के रूप में अगली संतान में जाता है। जो क्रोमोसोम होते हैं वही क्या करते हैं, संतान में जाते हैं। आपको मालूम होगा कि जो बच्चों में जो लिंग निर्धारण होता है उसके लिए भी क्रोमोसोम क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। आगे के जब चैप्टरों में हम इनकी विस्तार से चर्चा करेंगे। क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। जो क्रोमोसोम होते हैं वो किस किस चीज के, डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण व संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होती है। जो डीएनए अणु होता है, डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण एवं संगठन की क्या होती है, सभी आवश्यक सूचनाएं क्या होती हैं, निहित होती हैं। डीएनए के क्रियाखंड को जीन कहते हैं। अब देखिए दोस्त, यहाँ पर एक चीज आपकी क्लियर हो गई होगी, क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। क्योंकि कई सारे लोग जो है कंफ्यूज रहते हैं कि डीएनए बड़ा है या फिर क्रोमोसोम क्या है या फिर जीन क्या है। कई सारे लोग जो है इसमें जो है परेशान रहते हैं। तो क्रोमोसोम ये हो गया, जो इस प्रकार की जो संरचना होगी वो क्या होगा, क्रोमोसोम। इस प्रकार की जो संरचना होगी, ध्यान से देखिएगा, मैं कोशिश करूंगा बेहतर बनाने की। ये होती है क्रोमोसोम की संरचना। तो ये प्रोटीन और डीएनए का बना होता है। और डीएनए का जो खंड होता है, डीएनए का जो क्रियात्मक खंड होता है उसको क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये डीएनए है, इस प्रकार से जो है डीएनए है, डबल हेलिक्स है, तो इस प्रकार से जो है लगा सकते हैं। रुक जाइए एक सेकंड, थोड़ा सा गलत बन रहा है। इस प्रकार से अगर डीएनए है तो इसमें से जो है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्रियात्मक खंड है, तो इस टुकड़े को क्या कहेंगे, जीन कहेंगे। ठीक है। जब कोशिका विभाजित नहीं हो रही होती है तो उस समय यह डीएनए क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में विद्यमान रहता है। क्रोमेटिन पदार्थ जो है धागे की तरह की रचनाओं के एक जाल का पिंड होता है। इस प्रकार से मैंने आपको बताया था, इस प्रकार से जो है केंद्रक के अंदर पाया जाता है जो क्रोमोसोम होता है। जब कभी कोशिका विभाजित होने वाली होती है तब क्रोमोसोम संगठित हो जाते हैं। और जब कोशिका जो है विभाजित होने वाली होती है तो क्रोमोसोम जो है इस प्रकार से जो है हो जाते हैं। देखिए इस प्रकार से जो है क्रोमोसोम इस प्रकार से अवस्था आ जाती है, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से। ठीक है दोस्त। अब होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रो मतलब होता है आदि, यानी कि आदि मतलब होता है पुराना, ये पहले वाला। और यूकैरियोटिक मतलब नया, यू मतलब होता है नया। यूकैरियोटिक यानी कि विकसित या विकसित या विकासशील। ठीक है। प्रो मतलब होता है आदि, ठीक है, या पुराना। सामान्यतः प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं आकार में बड़ी जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाएं आकार में छोटी होती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली क्या होती है, उपस्थित होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक क्रोमोसोम होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में एक से अधिक क्रोमोसोम होते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 2 और 3, केवल 1, 2 और 3।
अब हम समझने की कोशिश करते हैं ध्यान से, एलिमिनेशन से हम इस प्रश्न को करने की कोशिश करेंगे। सामान्यतः प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो है आकार में बड़ी, जबकि यूकेरियोटिक कोशिकाएं, तो पहला बिल्कुल गलत है, यानी कि जहाँ जहाँ पर एक है वो बिल्कुल गलत है। तो एक यहाँ पर भी है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, यानी कि सी बिल्कुल सही है। तो हम समझने की कोशिश करते हैं सी में आखिर है क्या। उपयुक्त कथनों में से कथन एक गलत है तथा कथन 2 और 3 सही है। ऐसे जीव जिनकी कोशिका में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है उन्हें प्रोकैरियोटिक, तथा ऐसे जीव जिनकी कोशिका में केंद्रक झिल्ली होती है उन्हें क्या कहते हैं, यूकेरियोटिक कहते हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक कोशिका के मध्य कुछ अंतर निम्नलिखित है। अब अंतर पर हम चर्चा करते हैं, आखिर अंतर है क्या। नंबर 1 अंतर है, इनका आकार क्या होता है, छोटा होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका, और इनका आकार क्या होता है, बड़ा होता है। केंद्रक जो है अस्पष्ट होता है, यानी कि स्पष्ट दिखता नहीं है, और इसमें स्पष्ट केंद्रक होता है। केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है और इनमें केंद्रक झिल्ली क्या होती है, उपस्थित होती है। क्रोमोसोम एक होता है और इसमें एक से अधिक जो है क्रोमोसोम होते हैं। कोशिकाएं अंगक अनुपस्थित होते हैं और कोशिकाएं अंगक क्या होते हैं, कोशिका झिल्ली जो है उपस्थित होती है, झिल्ली क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। अब इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर अगर हम चर्चा करें, कुछ अलग से जो है महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इन पर अगर हम चर्चा करें तो महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म एक तरल पदार्थ है। इसमें बहुत ही विशिष्ट कोशिका के घटक होते हैं, जिसे कोशिका अंगक कहते हैं। देखिए दोस्त, कोशिका द्रव्य या न्यूक्लियस के अंदर जो द्रव्य होता है, केंद्रक द्रव्य, इन दोनों को मिलकर ही क्या बनता है, जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म बनता है। और जीव द्रव्य ही जीवन का क्या है, भौतिक आधार है। जीव द्रव्य क्या है, जीवन का भौतिक आधार है। कोशिका द्रव्य और केंद्रक दोनों मिलकर क्या करते हैं, जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं, और प्रोटोप्लाज्म ही क्या है, जीवन का भौतिक आधार है। ठीक है दोस्त, आपके पास प्रश्न आ सकता है, बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है। जो बैक्टीरिया हो किसका, प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है। प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में क्लोरोफिल झिल्लीदार पुटिका थैले की तरह संरचना के साथ होता है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में क्लोरोफिल प्लास्टिड यानी कि मतलब क्लोरोफिल जो है प्लास्टिड के रूप में होता है। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा, आप जो है ध्यान दे रहे होंगे। अब हमारे पास अगला प्रश्न है, अभी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो है बचे हुए हैं। कोशिका में झिल्ली की सार्थकता वायरस के उदाहरण से स्पष्ट कर सकते हैं। कोशिका में जो है झिल्ली की जो सार्थकता है वो किसके, वायरस के, जो आजकल जो है कोरोना वायरस वगैरह वगैरह चल रहे हैं, उसी वायरस जो है हम झिल्ली की जो है सार्थकता समझने की कोशिश करते हैं। आखिर झिल्ली इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है कोशिका के लिए। कोशिका में किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है, वायरस की जो कोशिका होती है, यही कारण है, यही इसीलिए जो है कोरोना वायरस जो है ज़्यादा पावरफुल हो रहा है। इसमें झिल्ली नहीं है, झिल्ली नहीं होती है, इसलिए इनमें जीवन के गुण तब तक लक्षित नहीं होते जब तक कि ये यहाँ किसी सजीव के शरीर में प्रविष्ट नहीं होते हैं, प्रविष्ट नहीं करते। कोशिका की मशीनरी का उपयोग कर अपना बहुगुणन नहीं कर लेता। देखिए दोस्त, अगर जो है ये वायरस कहीं पर है, मान लीजिए यहाँ पर वायरस है, तो ये निष्क्रिय अवस्था में, क्योंकि निर्जीव वस्तु में, अगर ये किसी सजीव वस्तु के संपर्क में आता है, किसी सजीव व्यक्ति के संपर्क में या कोई सजीव जीव के संपर्क में आता है, तो ये क्या करता है, जीवित की तरह व्यवहार करता है। यानी कि जो है, इसीलिए कहते हैं कि जो वायरस है वो न निर्जीव है न सजीव है, इन दोनों के बीच की कड़ी है। तो आई होप आपके समझ में जो है ये सब चीज़ें आ गई होंगी। और प्रश्न नंबर 10 की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है, अंतःद्रव्य जालिका निम्नलिखित में विचार करना है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी उपकरण, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और तथा माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड राजधानियाँ, वैक्यूल्स वैक्यूल्स उपयुक्त में से कौन सा से कोशिकीय अंगक हैं। तो देखिए दोस्त, मेरे ख्याल से सभी जो है कोशिकीय अंगक हैं, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। तो हम समझने की कोशिश करते हैं। अब एक एक करके हम इन अंगों के बारे में समझने की कोशिश करेंगे, आखिर ये अंग हैं क्या। यूकेरियोटिक कोशिका को बहुत सारी
उपापचय क्रिया केमिकल एक्टिविटीज की आवश्यकता होती है। जो यूकेरियोटिक कोशिका होती है उसमें क्या होती है, बहुत सारी उपापचय क्रियाएं होती हैं। जैसे हमारा शरीर ही लीजिए, हमारे शरीर में उपापचय क्रियाएं जो है, केमिकल जो एक्टिविटीज होती हैं उनके लिए जो है बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं, जिनसे कि वह जीव कोशिका की जटिल संरचना, जो यूकेरियोटिक कोशिकाओं की जो कोशिका की जो है संरचना होती है वो क्या होती है, बहुत जटिल होती है, उनके कार्य को सहारा दे सकें, उनका जो कार्य होता है उसको क्या दे सके, सहारा दे सके। इन विभिन्न प्रकार की उपापचय क्रियाओं को अलग अलग रखने के लिए एक कोशिकाएं झिल्ली युक्त छोटी छोटी संरचनाएं यानी कि अंगक का उपयोग करती हैं। ठीक है, तो ये अंग कौन कौन से हैं? नंबर 1 है अंतःप्रद्रव्य जालिका, गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और रसधानियां। ये सभी क्या है, कोशिका के क्या है, महत्वपूर्ण अंगक के उदाहरण है, महत्वपूर्ण अंगों के उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित है? अब हमको प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित जो है बताना है। प्रोटीन संश्लेषण कहाँ पर होता है? अब हम आपको पूरी प्रक्रिया समझाते हैं। राइबोसोम होता है। राइबोसोम कहाँ पर मिलेगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वो भी किसमें? खुरदुरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये होती है सॉफ्ट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये होती है खुरदुरी, चिकनी और खुरदुरी जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें जो है राइबोसोम होगा। राइबोसोम जो है एक ट्रांसफर आरएनए होगा, टीआरएनए। जैसे जैसे आगे की कक्षाओं में जाओगी वैसे वैसे आपके उस जो है ये चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ पर होता है। और जो प्रोटीन संश्लेषण जो होता है, प्रोटीन जो बनती है, स्पेसिफिक प्रोटीन जो बनती है वो कहाँ बनती है? राइबोसोम। यानी कि इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ए, राइबोसोम है। अब हम इसकी जो है समझते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री जो है राइबोसोम को कहा जाता है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण की साइड है, अर्थात इन्हीं पर जो है प्रोटीन संश्लेषण होती है। यहीं पर क्या होती है? प्रोटीन संश्लेषण होती है। इससे पहले जो हम बात कर रहे थे अंतःप्रद्रव्य जालिका यानी कि ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दो प्रकार की होती है। नंबर 1 है खुरदुरी अंतःद्रव्य जालिका यानी कि रफ यानी कि र एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER, तथा चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER जो है इसको शॉर्ट में कहते हैं। कि संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करना है। इनके निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? हमें विचार करना है। देखिए दोस्त, इनके जो है विचार, अगर हम इस कथनों पर विचार करते हैं तो ध्यान दीजिएगा। संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य अथवा कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों तथा केंद्रक के मध्य पदार्थों के परिवहन के लिए उत्तरदायी होते हैं। जो अंतःप्रद्रव्य जालिका है, क्या ये जो है पदार्थों का जो है एक जगह से दूसरी जगह परिवहन के लिए उत्तरदायी है? तो हम सही गलत जो है समझेंगे। कशेरुकी जंतुओं की यकृत कोशिकाओं में SER विष तथा दवाई के निवाविशीकरण के लिए क्या करते हैं? महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। डेक्टोसिफिकेशन के लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण है। उपयुक्त में से कौन सा सही कथन जो है बिल्कुल सही है? केवल एक और दो, केवल न तो एक ना ही दो। तो इनमें से जो है दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। सी आंसर बिल्कुल सही है। दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। अब इन दोनों कथनों को हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन दोनों कथनों में से है क्या। उपयुक्त दोनों कथन क्या है? बिल्कुल सही है। अंतःप्रद्रव्य जालिका क्या होती है? झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा सीट का एक बहुत बड़ा तंत्र है जो रचना में प्लाज्मा झिल्ली के समरूप है। ये दो प्रकार की होती हैं, खुरदुरी और चिकनी।
जो रफ यानी कि खुरदुरी दिखाई देती हैं, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, राइबोसोम लगे होते हैं। इस प्रकार से जो है इसकी संरचना होती है, दो टाइप में होती है। एक तरफ जो है खुरदुरी इस प्रकार से जो है राइबोसोम लगे हुए हैं, और दूसरी साइड क्या है, स्मूथ है, चिकनी। चिकनी क्यों है? क्योंकि यहाँ पर वसा लगी हुई है और यहाँ पर प्रोटीन लगी हुई है। तो वसा क्या होती है, चिकनी होती है, यानी कि जो है स्मूथ होती है। और ये क्या होती है, खुरदुरी होती है। प्रोटीन राइबोसोम के कारण क्या है, खुरदुरी होती है, क्योंकि इस पर राइबोसोम लगे होते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण की साइड है। खुरदुरी यहाँ तैयार प्रोटीन को अंतर्द्रव्य जालिका यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा जो है कोशिका के अन्य भागों में भेज देती है। यहाँ से पर ट्रांसफर आरएनए लगा होता है, टीआरएनए, तो वो क्या करता है, प्रोटीन को एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है, ट्रांसफर करने का कार्य करता है। एसईआर वसा अथवा लिपिड अणु के बनने की सहायता करती है, बनने में सहायता करती है। एसईआर तथा वसा अथवा लिपिड अणु के बनने में क्या करती है, सहायता प्रदान करती है। ईआर सदैव जालिका तंत्र का निर्माण करती है। इसका एक कार्य कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य अथवा कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों तथा केंद्रक के मध्य पदार्थों, मुख्यतः प्रोटीन के परिवहन के लिए नलिका के रूप में कार्य करना है। इसका जो मुख्य कार्य ये है। कशेरुकी जंतुओं में एसईआर जो है विष तथा दवा के निराविशीकरण में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। तो आज हम 13वें प्रश्न की ओर जो है बढ़ते हैं, जो लाइसोसोम होता है। लाइसोसोम के बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? लाइसोसोम बनने के लिए कौन उत्तरदायी है? नंबर 1 है अंतःप्रद्रव्य जालिका, नंबर 2 है माइटोकॉन्ड्रिया या गोल्जी माइटोकॉन्ड्रिया, या इनमें से कोई नहीं। इसके लिए कौन उत्तरदायी है? तो देखिए दोस्त, इसके लिए जो है जो मुख्य रूप से उपकरण है किसके लिए, लाइसोसोम, इसके लिए गोल्जी बॉडी यानी कि गोल्जी उपकरण जो है लाइसोसोम बनने के लिए जो है महत्वपूर्ण जो है, ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है कोशिका का। लाइसोसोम गोल्जी उपकरण द्वारा बनाया जाता है। गोल्जी उपकरण एक कोशिकांगक है। गोल्जी उपकरण क्या है, कोशिकांगक है, जिसमें अंतःद्रव्य जालिका में संश्लेषित पदार्थ पैक किए जाते हैं। जिसमें क्या होते हैं, अंतःप्रद्रव्य जालिका में क्या होते हैं, संश्लेषित पदार्थ तैयार पैक किए जाते हैं और कोशिका के बाहर तथा अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेजे जाते हैं। कुछ परिस्थितियों में गोल्जी उपकरण में सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर बनती है। ठीक है, क्या करता है, अंतःप्रद्रव्य जालिका में संश्लेषित पैक किए जाते हैं और फिर लाइसोसोम गोल्जी उपकरण द्वारा बनाया जाता है। गोल्जी उपकरण क्या करता है, एक कोशिकीय अंग, जिसमें क्या होती है, अंतःद्रव्य जालिका में संश्लेषित पदार्थ पैक किए जाते हैं और कोशिका के बाहर या अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेजे जाते हैं। कुछ परिस्थितियों में गोल्जी उपकरण के में सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर बनती है जब विशेष परिस्थिति होती है। लाइसोसोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह क्या है, कोशिका का अवशिष्ट निपटान केंद्र है। अवशिष्ट निपटान मतलब कोशिका के अंदर अगर कोई, जैसे फॉर एग्जांपल केंद्रक मर गया या फिर कोई भी कोशिका जो है कोई ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो वो क्या होगा, उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो लाइसोसोम क्या करेगा, अब देखेगा कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर काम अच्छे से नहीं कर रहा है या केंद्रक अच्छे से अपना काम नहीं कर रहा है, तो लाइसोसोम जाएगा अपना एंजाइम थोड़ा सा इस पे छोड़ देगा, एंजाइम छोड़ेगा तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डिस्ट्रॉय होगा तो इसको पकड़ के जो है अपशिष्ट निपटान का काम करता है। अपशिष्ट जो मतलब कबाड़ होता है कोशिका के अंदर, उसको जो है बाहर निकालने का काम करता है। इसमें बहुत शक्तिशाली पाचक एंजाइम होता है। इसमें क्या होता है, बहुत शक्तिशाली क्या होता है, पाचक एंजाइम होता है। इसे कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। आत्मघाती यानी कि कभी कभी क्या होता है, जब पूरी कोशिका जो है डेड हो गई, काम करने नहीं कर रही है, तो लाइसोसोम खुद को फाड़ देता है। लाइसोसोम खुद को फाड़ देगा, पूरी कोशिका खत्म हो जाएगी।
तो और जगह के कोशिकाओं के लाइसोसोम आएंगे, इस कोशिका को साफ करेंगे। या आपने कभी देखा होगा, कभी जो है डंडे से चोट लगती है, वहां पर क्या होता है, नीला पीला हो जाता है हमारा शरीर, नीला हो जाता है। तो नीला नीला होता है, कुछ दिन बाद कुछ कोशिकाएं मर जाती हैं, कुछ दिन बाद आप देखते हो शरीर जो है पहले जैसा हो जाता है। तो ये क्या है, ये लाइसोसोम ही ये काम कर रहा है, अपशिष्ट निपटान का काम कर रहा है। उपयुक्त में से कौन सा से कथन बिल्कुल सही है? तो आई थिंक तीनों कथन जो है बिल्कुल सही है, सही आंसर क्यों। अगर हम बढ़ें, उपयुक्त सभी कथन क्या है, बिल्कुल सही है। लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। ये बाहरी पदार्थ के कोशिका अंगकों के टूटे फूटे भागों को पाचित करके कोशिका को साफ करते हैं। टूटे फूटे भागों को क्या करते हैं, कोशिका को साफ करते हैं। इनमें बहुत शक्तिशाली क्या होता है, पाचककारी एंजाइम होता है, जो सभी कार्बनिक पदार्थों को तोड़ सकने में सक्षम है। अब आप सोच सकते हैं कितना पावरफुल पाचनकारी एंजाइम है, जो सब जितने भी कार्बनिक पदार्थों को तोड़ सकने में क्या है, सक्षम। इतना पावरफुल एंजाइम इसके अंदर होता है। कोशिका चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म में व्यवधान के कारण जब कोई कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है, तो लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पाचित कर लेते हैं। इसलिए लाइसोसोम को क्या कहते हैं, आत्मघाती थैली भी कहते हैं। संरचना की दृष्टि से लाइसोसोम झिल्ली से घिरे होते हैं, जिनमें पाचक एंजाइम होते हैं। इन एंजाइमों का निर्माण रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा किया जाता है। आई होप आपके जो है समझ में आ रहा होगा। देखिए दोस्त, जितने ध्यान से अगर आप देखोगे, उतने ध्यान से चीज़ें आसान होती जाएंगी, उतने ध्यान से चीज़ें आपको जो है समझ में आने लग जाएंगी। अगले 15वें प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न क्या कहता है, माइटोकॉन्ड्रिया के संदर्भ में वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन पूरी कोशिका को जो है इसमें कवर अप करना है, तो वीडियो का लंबा होना लाजमी है। माइटोकॉन्ड्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कोशिका का बिजली घर है, इसमें दोहरी झिल्ली होती है, इसके अपने डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं, यह अपना कुछ प्रोटीन स्वयं संश्लेषित करते हैं। तो देखिए दोस्त, माइटोकॉन्ड्रिया से जुड़े ये सभी कथन जो है बिल्कुल सही हैं। तो इसका मतलब ये डी बिल्कुल सही है। डी क्यों सही है, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जिसमें रूप में क्या होती है, ऊर्जा क्या होती है, संचित करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। किसके रूप में, एटीपी के रूप में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कोशिका की ऊर्जा, शरीर नए रासायनिक यौगिकों को बनाने के लिए, यांत्रिक कार्य के लिए एटीपी में संचित ऊर्जा का उपयोग करते हैं। अब हमको काम करना है, फॉर एग्जांपल हम जो है कुछ काम कर रहे हैं, खेत में काम कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, हल चला रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, तो उसके लिए हमको क्या होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एटीपी की आवश्यकता होती है। या चिल्ला कर मैं अभी आपको बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, तो इसके लिए भी क्या होती है, एटीपी की आवश्यकता होती है। तो एटीपी क्या है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, वो क्या करती है, ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज जो है लास्ट में एटीपी के रूप में टूटता है। जब हम क्रेब्स चक्र वगैरह वगैरह इन पर डिस्कशन करेंगे, तो इस चीज़ को जो है अवश्य पढ़ेंगे। और जो है ऊर्जा किस रूप में संचित रहती है, एटीपी के रूप में संचित रहती है। माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरी झिल्ली होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होती है, दोहरी झिल्ली होती है। बाहरी झिल्ली क्या होती है, छिद्रित होती है, छेद होते हैं, तथा भीतरी झिल्ली बहुत अधिक वलित होती है। जो भीतरी झिल्ली होती है वो क्या होती है, वलित होती है। इस प्रकार से मुड़ी हुई होती है। इस प्रकार से जो है माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना होती है। कुछ इस प्रकार से जो है माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना होती है। तो इस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना होती है। तो ये एक झिल्ली ये हो गई, एक ये वाली झिल्ली हो गई, तो दो झिल्लियां हो गई हैं। बहुत अधिक क्या होती है, वलित होती है। और जो ये वलित झिल्ली होती है, इसमें क्या होता है, एटीपी बनाने वाली जो रासायनिक क्रियाओं के लिए एक बड़ा क्षेत्र बनाते हैं। अब इनमें जो है एटीपी बनती रहेगी। इनमें जो मैं ये वलित क्षेत्र जो बता रहे हैं, इनको क्रिस्टी कहते हैं। जो यहाँ पर जो ये वाली जो संरचना होती है, इनको जो अंदर की जो वो होती है, उसको क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अद्भुत अंगक है, अद्भुत तो है,
क्योंकि पावर हाउस है, ऊर्जा वहीं बननी है। सारी कोशिका अगर ऊर्जा होगी तभी काम कर पाएगी, क्योंकि इसमें क्या होता है, उनका अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है। अतः माइटोकॉन्ड्रिया अपना कुछ प्रोटीन स्वयं बनाते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं, कोशिका के अंदर डीएनए जो है 3 जगह मिलता है। ठीक है, 3 जगह कहाँ पर? एक तो केंद्रक में मिलेगा, सबसे पहले केंद्रक में क्रोमोसोम, डीएनए, जीन सब है। ठीक है, लेकिन जो दूसरा कहाँ मिलेगा? माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेगा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेगा। एक पादप कोशिकाओं में जो क्या बोलते हैं, लवक जो होते हैं, उनमें भी जो है डीएनए पाया जाता है, उनका अपना डीएनए होता है। प्लास्टिड कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। इनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्लास्टिड केवल पादप कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं, बिल्कुल सही है। प्लास्टिड में अपना राइबोसोम होता है, परंतु डीएनए अनुपस्थित होता है। अब हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं, आखिर ये सही कह रहा है या कि गलत कह रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा केवल एक। ठीक है, राइबोसोम तो होता है लेकिन डीएनए क्या होता है? अनुपस्थित होता है। प्लास्टिड 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है क्रोमोप्लास्ट यानी कि रंगीन प्लास्टिड, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, श्वेत या रंगहीन प्लास्टिड। प्लास्टिड केवल पादप कोशिकाओं में ही उपस्थित होते हैं, कथन एक बिल्कुल सही है। जिस प्लास्टिड में क्लोरोफिल वर्णक होता है उसे क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, जो कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत आवश्यक होता है। देखिए दोस्त, अगर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता तो पौधे प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते। पौधे प्रकाश संश्लेषण नहीं करते तो प्रकृति में ऑक्सीजन नहीं होती या भोजन नहीं होता। भोजन नहीं होता तो हम भी नहीं होते। इसलिए देखिए दोस्त, पेड़ पौधों को बचाना जो है बहुत ज़रूरी है। फॉरेस्टर की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो जंगल के महत्व को आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। कभी अगर समय मिलेगा तो हम वन पर भी चर्चा करेंगे, वन वाला जो विषय है इस पर भी चर्चा करेंगे और बहुत गहनता से इस पर चर्चा की जाएगी। ल्यूकोप्लास्ट प्राथमिक रूप से एक अंगक है। जो ल्यूकोप्लास्ट है ये क्या होता है? प्राथमिक रूप से एक अंगक है जिसमें स्टार्च, तेल तथा प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। जिसमें क्या होता है? स्टार्च हो गया या तेल तथा प्रोटीन जैसे कुछ पदार्थ क्या होते हैं? संचित होते हैं। प्लास्टिड बाह्य रचना में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड में भी अपना डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं। अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है, डीएनए भी होता है और राइबोसोम होता है। प्लास्टिड बाह्य रचना है, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड में भी अपना क्या होता है? डीएनए और राइबोसोम होते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्त, प्रश्न नंबर 17 की अगर हम बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 कितना है? रसधानियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? रसधानियां, अब रसधानियां क्या होती हैं? रसधानियां समझते हैं पहले। वैक्यूल्स किसको कहते हैं? वैक्यूल्स कहते हैं इतनी बड़ी कोशिका है। ठीक है, इतनी बड़ी कोशिका, वैक्यूल्स मतलब कुछ खाली स्थान। ये इस प्रकार से होते हैं। तो जंतु कोशिका में छोटी होती हैं और पादप कोशिकाओं में क्या होती हैं? बड़ी होती हैं, यानी कि इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। पादप कोशिका में छोटी और जंतु कोशिका में बड़ी होती है। ये केवल पादप कोशिका में उपस्थित होते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल जो है पादप कोशिका में उपस्थित होती है। ये कोशिका जीवों में अनुपस्थित होते हैं, एक कोशिका जीवों में अनुपस्थित होती है, इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्त, इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या कहता है? रसधानी ठोस एवं तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियां होती हैं। ये जंतु कोशिकाओं में छोटी जबकि पादप कोशिकाओं में क्या होती है? बड़ी होती है। पादप कोशिकाओं की रसधानियां में कोशिका द्रव्य भरा है होता है और ये कोशिकाएं को स्फीति तथा कठोरता प्रदान करती है। अब कोशिका इस प्रकार से है, इस प्रकार से कोशिका, अब इस प्रकार से कोशिका है तो इस प्रकार से ये क्या होते हैं? वैक्यूल्स होते हैं, इस प्रकार से लगे हुए पिलर की तरह जो कोशिका को क्या नहीं कर देते हैं? चिपकने नहीं देते, इकट्ठे नहीं होने देती कोशिका को। ठीक है, ये कोशिका को स्फीति यानी कि कठोरता प्रदान करती है। इसमें एमिनो अम्ल हो गया, शर्करा हो गया, विभिन्न कार्बनिक अम्ल तथा कुछ प्रोटीन जैसे पादपों के लिए आवश्यक पदार्थ जो है स्थित होते हैं। एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा की खाद्य रसधानियों में उनके द्वारा क्या होता है? उपभोग में लाए गए खाद्य पदार्थ होते हैं। कुछ एक कोशिकीय जीवों में, कुछ जो एक कोशिकीय जीव हैं
कुछ एक कोशिकीय जीवों में विशिष्ट राजधानियां अतिरिक्त जल तथा कुछ अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती हैं। तो देखिए दोस्त, आई होप आपके समझ में जो है आ गया होगा। इसके बाद हम अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अंत से शुरू से एंड तक अगर आप वीडियो देखिएगा तो ज़रूर मज़ा आएगा, ज़रूर आपके समझ में आएगा और आप सिलेक्शन भी लोगे। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ आपकी तैयारी आई होप सही चल रही होगी। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।